सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स में कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, जस्ट लाइक फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल, क्या होता है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स क्या होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स वी कैन जस्ट शॉर्ट रिवाइज व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कोई बताएगा मुझे व्हाट आर द फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होता है? एनीवन? वेदर राइट रॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कोई बताएगा? सर, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई करेंसी नोट निकालती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। ओके, ठीक है, लगभग लगभग सही है। एनीवन एल्स? और कोई? एनीवन? गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो सोचो जो समझे हो उसको शेयर करो। आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, यू कैन स्पीकर पे भी बोल सकते हो। एक्टिवनेस पार्टिसिपेशन चलना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और कोई 38 में ट्राई किया है, वेरी वेल ट्राई। एनी अदर एल्स? 29 रोल नंबर। सेवन 029। यस सर। टेल मी, क्या जानते हो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में? सर मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी शायद आरबीआई निकालती है। वो रिवर्स रेपो रेट कंट्रोल करती है। मनी कैश फ्लो विद इन द कंट्री कंट्रोल करती है। अगर जैसे महंगाई अगर बढ़ने लगा तो रेपो रेट आरबीआई कम कर देगी, ताकि मतलब कंट्रोल में रहे। अगर ज़्यादा सस्ता हो गया सब कुछ तो रेपो रेट बढ़ा देगी, ताकि लोग सब मतलब सब कुछ कंट्रोल में रहे और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो कंट्री में। यस, उसके जैसे ही है। इन शॉर्ट कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही होता है, आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है कि मार्केट में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए। दैट्स व्हाई, राइट ना? मार्केट में फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा रिसेशन के टाइम पे या ज़्यादा इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास कैपेसिटी हो परचेस करने की। इसीलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, मतलब परचेसिंग पावर हर एक लोगों के पास होना चाहिए। दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर बाय द आरबीआई। अंडरस्टैंड? मतलब सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ रिसेशंस, बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि रूल नंबर 10 ने बोला, मनी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स कंट्रोल द मनी फ्लो इन मार्केट। मनी फ्लो मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, ये भी हो सकता है। कंट्रोल द इन्फ्लेशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, तो उस जो फ्लो ऑफ इनकम है, फ्लो ऑफ मनी है, उसके लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई, सेंट्रल बैंक। यू अंडरस्टैंड? और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी देखो, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू मनीज, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू द पब्लिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ, लोगों के लिए। तो उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन डिटेल। जैसे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ फाइनेंशियल टूल, एक तरह का फाइनेंशियल टूल है ये, जो कि अप्लाइड किया जाता है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा, मेजरली टू अकम्प्लिश वन ऑफ द टू ऑब्जेक्टिव, दो ही चीजों के लिए ये यूज किया जाता है। एक तरह का टूल्स है जिसको यूज किया जाता है, यूज कौन करता है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। अब वो दो चीजें क्या है? अब वो दो चीजें ये हैं, टू कंट्रोल द अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन लाइक इन्फ्लेशन और रिसेशन, महंगाई
और जो गिरावट आती है मार्केट में उस चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, नंबर 1। दूसरा, और टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, किसी भी मतलब हमारी कंट्री का, नॉट किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, जब तक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट रहेगा तब तक आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। बोलते ना कि मार्केट में पैसा है तो जीडीपी बढ़ेगा, मतलब हर एक कंपनी अगर अच्छे से काम करेगी, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी रहेगा तो ही आपका जीडीपी बढ़ेगा। तो ये दो चीजों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। यू अंडरस्टैंड? अभी समझा आप लोग को? तो अगर क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ फाइनेंशियल टूल होता है जो कि यूज किया जाता है, जो कि अप्लाइड करती है सेंट्रल बैंक, किसके लिए? दो ऑब्जेक्टिव के लिए, टू द कंट्रोल द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब अनफेवरेबल मतलब क्या? इन्फ्लेशन, महंगाई है, रिसेशन, गिरावटी है मार्केट में, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, और जीडीपी इंक्रीज करने के लिए कंट्री का, ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। What are the objectives of monetary policy? There are control inflation, inflation को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, reduce the unemployment, regulate currency exchange rates and social welfare। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। रोल नंबर 38 7138। Yes, sir. Get all the points. Control inflation. Expansionary monetary policy is applied to deal with the economic situation like high inflation. Economic growth. The gross domestic product determine the growth of a nation's economic. This monetary policy focuses on increasing the GDP of a country. Price stability. At the time of recession and inflation, the monetary policy tries to bring stability to the price of goods and services, reduce unemployment. It also aims to reducing unemployment in a nation by promoting business and trade activities. Regulate currency exchange rates. The central bank uses monetary policy to manage the exchange rates by regulating the supply of domestic and foreign currencies. Social welfare. Another vital purpose of this policy is to facilitate social welfare like redistribution of wealth, to control the prices of goods and services, and attaining monetary stability. Okay, very good, very good. So what are the objectives? अगर आपसे पूछा गया कि what are the objectives of monetary policy, तो you can easily say कि सर objectives monetary policy का ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना, थर्ड चीज प्राइस को स्टेबल रखना, फोर्थ चीज अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना, फिफ्थ चीज करेंसी एक्सचेंज में रेगुलेट करना, मतलब प्रॉपर फैसिलिटेट रखना, उसके अंदर गलत ना हो पाए या उसके अंदर इस तरह का कोई देखो करेंसी एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा ये है कि हम जब फॉरेन मार्केट के साथ डील करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसको रेगुलेट करना पड़ता है। एक एक मिनट पे, एक एक टाइम पे, घंटे पे ये करेंसी एक्सचेंज फ्लोट होती रहती है, चेंज होती रहती है स्टॉक मार्केट के ऐसे। और लास्ट वन सोशल वेलफेयर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है किसके? मॉनेटरी पॉलिसी के। Control inflation. Explanatory monetary policies applied to deal with the economic situation like high inflation. मॉनेटरी पॉलिसी इसी के लिए बनाया जाता है कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मॉनेटरी पॉलिसी उसको कंट्रोल करने में काम आएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का रूल्स ही है। क्या रूल्स हैं? कि मार्केट में पैसा सप्लाई करो, एट ए टाइम ऑफ रिसेशन मार्केट में पैसा सप्लाई करो। जैसे ही मार्केट में पैसा सप्लाई हो जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, जब लोग खरीदने लगेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उस रिसेशन का पीरियड अप होने लगेगा, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा गिरने लगेगा। ये होता है कंट्रोल द इन्फ्लेशन। दूसरा चीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी है वही इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है। मतलब हर एक कंट्री का जीडीपी, अभी आप इंडिया का जीडीपी कंपेयर करो यूएसए के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, दुबई के साथ, किसी के साथ भी कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी हर एक कंट्री का डेवलपमेंट, मतलब नेशन को डेवलपमेंट करने का एक मेन हथियार है, मेन टूल है।
द मॉनेटरी पॉलिसी फोकस ऑन इंक्रीज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फोकस करता है ईच एंड एवरी टाइम कि जीडीपी कैसे बढ़े, जीडीपी कैसे बढ़े। अभी ये जो 18 से 20 महीने का जो टाइम पीरियड है, लॉकडाउन जो लगा था कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से, तो इतना सिचुएशन इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया था कि हर एक कंट्री का जो जीडीपी था वो सबका गिरने लगा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने क्या किया, अपना जीडीपी कंट्रोल रखने के लिए मार्केट ओपन रखे, ठीक है, बिजनेसेस ओपन रखे, एंटरप्राइजेस सेक्टर्स ओपन रखे, बोलते हैं सर्विस सेक्टर्स ओपन रखे, जिसका मार्केट फ्लो चल रहा है, मतलब चालू रखे। तो उसी तरह से इंडिया में भी जीडीपी को ओपन रखने के लिए, जीडीपी को इंक्रीज करके रखने के लिए मार्केट ओपन रहना जरूरी है। मार्केट ओपन रहना होता है मनी सप्लाई होना जरूरी है, काम करना जरूरी है, मतलब हर एक सेक्टर्स को काम करना और उनमें मनी सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है जीडीपी इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। एट द टाइम ऑफ रिसेशन, जब कभी रिसेशन होता है या जब कभी महंगाई होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से उसको प्लान किया जाता है कि जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो वो स्टेबल हो, मतलब हर किसी के लिए, हर कोई उसमें परचेस कर सके, हर एक किसी का अपने एबिलिटी के हिसाब से परचेस एंड सेल कर सके। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से प्लान किया जाता है कि प्राइस स्टेबल हो, इन्फ्लेशन में भी और रिसेशन में भी। नेक्स्ट है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जॉब प्रोवाइड करना। अनएम्प्लॉयमेंट करना है ना, ठीक है, रिड्यूस करना है आपको, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम लेके आती है कि स्किल योजना, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, या फिर 10,000 20,000 का लोन देती है। आपने सुना रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप करके, जिसको जरूरत होता है वो 10,000 20,000 का रुपया पैसा लेके अपना मशीनरी डाल के छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या 10 लाख रुपए का लोन या 20 लाख रुपए का लोन एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। फिर इसके लिए भी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ का कुछ पैकेज निकाला था, ठीक है, स्कूल सेक्टर्स के लिए और बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए, सबके सेक्टर्स के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बना रहे, उसमें लोग काम करते, मतलब काम करना शुरू, मतलब काम करते ही रहे। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलेट द करेंसी एक्सचेंज। रेगुलेट मतलब फोकस करते रहना। द सेंट्रल बैंक यूज द मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज द एक्सचेंज रेट बाय रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी। जितना डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी सप्लाई होगा, व्हेन यू आप लोग जब अकाउंट्स करोगे, अकाउंट में जो चैप्टर था आप लोग के फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके एक चैप्टर है, वो चैप्टर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि किस तरह से एंट्रीज पास किए जाते हैं, किस तरह से हम डीलिंग करते हैं, परचेस करते हैं, सेल करते हैं, किस डेट पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किस डेट पे हम किस तरह से ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। वो जस्ट एक लाइक अकाउंट होता है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में जब हम उसको उतरते हैं तो ईच एंड एवरी हावर के हिसाब से जो रेट होता है वो चेंज होता रहता है, ईच एंड एवरी हावर एंड डे के हिसाब से रेट चेंज होता रहता है। तो उस पर हमेशा ध्यान देते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना कोई बात नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना ठीक है वो भी चलेगा, प्राइस स्टेबल रखना, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना और रेगुलेट करना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। इनका मतलब कि कितना भी इन्फ्लेशन हो जाए, कितना भी रिसेशन हो जाए, लोग उस चीज को खरीद सके और उस चीज में इन्वेस्ट कर सके। मतलब इस तरह से मनी सप्लाई मार्केट में होना चाहिए, लोगों के लिए, हित के लिए होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो डू यू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी पॉलिसी? यस। रिसेशन मीन्स, आप लोगों को मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। जब आपका मार्केट गिरने लगता है, आपका जो कंट्री का जो मार्केट होता है वो गिरने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, लोगों के पास पैसा कम पड़ने लगता है, ये होता है रिसेशन।
कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूमर परचेस फॉल ऑफ, कंज्यूमर खरीद नहीं पाते सामान को, बिजनेसेस गो बैंकरप्ट, बिजनेसेस जितने भी रहते हैं, जितने भी लोन लिए रहते हैं, सब बैंकरप्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं रहता है पे करने के लिए। पीपल लूज देयर होम्स, लोग अपना घर खो देते हैं। यंग पीपल कान गेट द गुड जॉब आफ्टर स्कूल, बहुत लोग को जॉब नहीं मिल पाता। तो ये किसके कारण होता है? रिसेशन के कारण होता है। ये सिचुएशन आपने 18-20 महीने के अंदर देखा है, रिसेशन टाइम। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिसेशन पीरियड। हर चीजें महंगी होती जाती है, हर चीजें मतलब कंट्रोल के बाहर होती जाती है, उसी को हम लोग रिसेशन बोलते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन। नाउ अंडरस्टैंड? ठीक। सो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स। तो आई कैन गिव यू 30 सेकेंड्स, ऑल ऑफ यू पॉइंट वाइज याद करो उसको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फास्ट। control inflation, economic growth, price stability, reduce unemployment, regulate currency exchange rate, and social welfare. तो कौन बताएगा मुझे पॉइंट? नंबर 7004 ए डिवीजन। 7004। If you are not responding, I can remove from the lecture and mark as absent. 7008. Yes, sir. Tell me the points. Uh, First, price stability, Yes. current influence, reduce unemployment, Okay, very good. आगे। currency exchange rate, करेंसी एक्सचेंज रेट ऐसे नहीं बोलने का, रेगुलेट द करेंसी एक्सचेंज रेट। sorry, and social welfare, यस। economic growth. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट रोल नंबर 297029 बोलो। Sir, regulate currency exchange rates, reduce unemployment, social welfare, control inflation, um, economic growth, and e- uh, last one, price stability. प्राइस स्टेबिलिटी, वेरी गुड। रोल नंबर 227022 ए डिवीजन। 7022। 7028 ए डिवीजन। 7028। ओके, तुमने टाइप किया है, ठीक है। 7110 बी डिवीजन। टेल द पॉइंट्स।
7110, what's the problem? Seven one one eight. Yes, sir. Control inflation, price stability, reduce unemployment, regulate currency exchange rate, economic growth, price stability, social welfare. Okay, very good. ठीक है, very good. So all of you understand the topic, objectives of monetary policy. यहाँ तक समझा आप लोग को? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो. याद रखो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंस के लिए है, ठीक है. Now come to the next. What is fiscal policy? अब तो monetary policy हमने देख लिया. Now we can see the fiscal policy. Fiscal policy is a revenue or expenditure. अब monetary policy क्या था? Monetary policy एक financial tool था, right? अब यहाँ पे fiscal policy किसका बात कर रहा है? Fiscal policy एक revenue और expenditure है. You know the very well about the revenue and expenditure. I will explain. मैंने आप लोग को explain किया था FY में. तो फिस्कल पॉलिसी एक तरह का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है जो कि मेजर्स किया जाता है टेकन एवरी ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एंश्योर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ऑफ इकोनॉमी एज होल. किसके लिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके लिए करती है? चेक करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज होल के लिए. सो दो चीजें हमको पता चल गई कि मॉनेटरी पॉलिसी एक फाइनेंशियल टूल है जो कि यूज किया जाता है रिसेशन एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के लिए, ठीक है. दूसरी चीज, फिस्कल पॉलिसी एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है जो कि फाइनेंस और मिनिस्ट्री एंश्योर करती है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज होल. अंडरस्टैंड यहाँ तक? You know the very well about the what is the revenue and what is the expenditure. कि मतलब इनकम कहाँ से आते हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ से होते हैं, मतलब कहाँ पे इनकम का जनरेट कहाँ से करना है और एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना है. You know the very well about that. ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. हमने इसके ऊपर भी देखा मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें भी था इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, आप कैसे भी करके लेकर आओ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करो या फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये पॉइंट भी हमने ऊपर देखा था, मतलब वहां पे लिखा था रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दोनों में कोई फर्क है क्या? आपको लगता है कोई फर्क है दोनों में? डू यू सी देयर कोई भी डिफरेंस है किसी भी तरह का? कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बोलता है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? मैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करूंगा. तो फिस्कल पॉलिसी क्या बोलता है? कि मैं एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करूंगा. तो किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. नोट समझा यहाँ पे सब लोग को? अंडरस्टैंड? एक काम क्या करता है? एक काम करता है कि मार्केट में मनी सप्लाई करे एक फाइनेंशियल टूल की तरह, और एक काम क्या करता है? एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के हिसाब से डेवलपमेंट करे, ठीक है. थर्ड क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी. क्या इसमें भी कोई डिफरेंस है? प्राइस स्टेबिलिटी हमने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी में भी प्राइस स्टेबिलिटी है, वो भी काम करता है कि प्राइस स्टेबल रहे ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन में, हाई इन्फ्लेशन में. ये भी क्या करता है? ये भी सोचता है कि मेरे भी टाइम पे मेरा जो पॉलिसी है प्राइस स्टेबल रहे. देखो थर्ड पॉइंट मैच हो गया. फोर्थ, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है. ये एफिशिएंट एलोकेशन, इसका मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. ये पॉइंट हमने ऊपर देखा है. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेगुलेट करता है, मतलब चेक करता है कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसा है, किस तरह से उसमें रेगुलेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ये भी क्या है? ये भी वही चीज करता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, उसमें भी मेंटेन रखता है, अपना फोकस रखता है. नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. ये चीज भी हमने ऊपर देखा है. ऊपर क्या देखा था हमने? सोशल वेलफेयर,
ये भी वही पॉइंट है सोशल वेलफेयर, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, सभी के लिए समान तरह का वेल्थ एंड इनकम। नेक्स्ट है रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करना। These are the objectives of fiscal policy. Now you understand, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोग को फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है? आप लोग कंबाइन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को? थोड़ा थोड़ा each and everyone reply. ठीक है, now anyone student can read this first point, economic growth and development. I don't think रीड करने का कोई इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि सब ऊपर ही सेम है एज इट इज। मैं रीड कर देता हूँ इसको। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स, गवर्नमेंट का एम क्या होता है? डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक बाय कलेक्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद थ्रू द टैक्सेस, किसके थ्रू? टैक्सेस के थ्रू। हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट का कलेक्शंस कैसे होता है। गवर्नमेंट का कलेक्शंस टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस के जगह से ऐसे होता है। टैक्सेस मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नॉन टैक्सेस मतलब फाइन, पेनल्टीज वगैरह फीस की वजह से। ठीक है, ये कलेक्शन करने के बाद अल्टीमेटली यूज्ड, कहाँ पे यूज करना है इसको? डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, अदर एमिनिटीज में, मतलब डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटीज बनाना है, मतलब बड़े बड़े इंस्ट्रक्शन, मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो कैसे? थ्रू द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, रेवेन्यू कलेक्ट करो थ्रू द टैक्सेशन एंड नॉन टैक्सेस के जैसे, और उस रेवेन्यू से आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम करो। ये होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। देखो दो चीजें थी, हमने दो चीजें देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, वो मनी सप्लाई करने का काम करता है ड्यूरिंग द रिसेशन एंड इन्फ्लेशन में। लेकिन फिस्कल पॉलिसी क्या करता है? ये क्या करता है? टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है, रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस से। उस रेवेन्यू से ये डेवलपमेंट का काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, डिफेंस में हर जगह पे खर्चा करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस करते हैं। जैसे कि आप लोग ने अभी रिसेंटली सुना रहेगा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ 20,000 करोड़ का ये रखा था, बजट रखा था हर एक चीज के लिए, हर एक सेक्टर्स के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज इट इज। जैसे ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी का था, द गवर्नमेंट इनिशिएट्स, अलग अलग तरह के स्कीम्स लेके आते हैं, वेरियस बिजनेस प्रोजेक्ट, बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजंस। अलग अलग स्कीम लेके आते हैं, खर्चा करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने ही लोगों के लिए, ताकि लोग उस स्कीम से जुड़ सके। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। The government use such policy to bring the stability of the price of goods or the services in the market and reduce the impact of inflation and recession. Same चीज जो ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी वही पॉलिसी यूज करता है। वो क्या करता है? वो भी वही चीज करता है, वही बोलता है कि मेरा भी जो पॉलिसी है वो प्राइस को स्टेबल रखेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को, और मार्केट में जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का और रिसेशन का उसको कम करेगा। तो फिस्कल पॉलिसी भी वही बोलता है कि भाई तेरा जो काम है वो भी मेरा काम है, कि मेरा भी पॉलिसी वही रहेगा जो तुम्हारा पॉलिसी है, बट तेरा अलग तरीके से रूल है, मेरा अलग तरीके से रूल है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है efficient allocation of financial resources. The government manage and allocate its financial resources by planning its revenue and expenditure wisely with the help of fiscal policy. अब ये allocation of resources बहुत ही important है। देखो collections of revenue बहुत ही कम होते हैं। अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट के पास इनकम कैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट के पास इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब लोग जो टैक्स भरते हैं उस हिसाब से, ठीक है, और लोग जो जीएसटी वगैरह भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं उस हिसाब से, और लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह वगैरह जो भी जितने भी तरह के टैक्सेस भरते हैं वो सब के हिसाब से गवर्नमेंट को अपने इनकम आते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग फाइन, पेनल्टी वगैरह जो किसी भी चार्ज होता है वो अलग बात है, वो सब
रेवेन्यूज हो गए। अब रेवेन्यू जनरेट करने के बाद उसके खर्चे भी तो करने हैं, उसके खर्चे, इनकम ज्यादा रहेगा तो ठीक है खर्चा कम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम किस जगह पे कैसे खर्चा करने, इनकम ही कम रहेगा तो उसको प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा कि कितना फंड किस चीज के लिए कहाँ यूज करें। अभी आप लोग ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन में आप लोग ने देखा रहेगा, सुना भी रहेगा आप लोग ने कि यूपी गवर्नमेंट मतलब योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में पिछले मतलब लॉकडाउन में कुछ 50,000 या कुछ समथिंग कुछ अमाउंट ट्रांसफर किए गए थे किसान योजना को, मतलब किसान के तहत जितने भी लोग जुड़े थे उन सबको 500 या 2,000 ईच एंड एवरी 3 महीने में या 2 महीने में ट्रांसफर करते रहते हैं, राइट। अब देखने को तो कम लगता है कि पर पर्सन 500 मिला तो भाई कितना 500 रुपये, मतलब क्या हमारे घर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं तो 500 रुपये कितना आएगा, लेकिन आप ये देखो कि उस स्कीम से कितने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े, लाखों करोड़ लोग जुड़े, तो हर एक को 500 रुपये देने का मतलब उतना बजट होना चाहिए, तो उस तरह से उस बजट को प्रॉपरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तरीके से यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। ये आता है फिस्कल पॉलिसी में, समझा आप लोग को, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। Okay. Now next, exchange rate stability as it is a monetary policy है। While the import and export of goods and services, जब भी कभी import export का बात होता है goods and services, such policy ensure the favorable exchange rate, favorable के टाइम पे ही exchange होते हैं with the help of the proper taxation and subsidies के हिसाब से, proper taxation रहता है, subsidy रहता है, subsidy मतलब taxes charge होते हैं, उस हिसाब से ही exchange rate favorable condition में ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, सोशल वेलफेयर वही है। गवर्नमेंट ट्राई टू एलिमिनेट इन इक्वालिटी इन अ कंट्री, गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है कि इन इक्वालिटी हट जाए कंट्री से बाय प्रैक्टिसिंग द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमंग द रिच एंड पुअर, जो कि आज तक हो नहीं पाया, ये फैक्ट है, ये आप लोग को भी लगता है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, ये आप लोग को पता है, अच्छे से पता है, ये लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने देखा ही, ओके। यस और नो, जानते हो ना इस चीज को, बट यहाँ पे जो लिखा गया एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमको चलना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। अकॉर्डिंग टू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ये ट्राई करने की कोशिश करती है कि इनइक्वालिटी गरीब और अमीर दोनों भी सेम रहे, मतलब दोनों के पावर जो कैपेसिटी हो सेम हो, परचेसिंग पावर, बट ऐसा नहीं होता है। अब इन डिटेल जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू जब डिबेट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तब वी कैन सी द व्हाट आर द योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नेक्स्ट, रिड्यूस द पॉवर्टी, पॉवर्टी कम करना। पॉवर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक ऐसा परसेंटेज, ऐसा तीर है जो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट लगता है, मतलब अगर बेरोजगारी है तो गरीबी है। किसी घर में अगर 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में एक मेंबर काम करता है, 3 मेंबर बैठ के खाते हैं, तो ऑफ कोर्स उस घर का जो ये इनकम रहेगा बहुत कम रहेगा, मतलब गरीबी रेखा बहुत ये हो जाएगी, दे आर नॉट एफर्ट प्रॉपरली। अगर 4 लोग घर के अंदर 4 लोग कमाते हैं, 4 लोग अगर खर्चा भी करते हैं तो भी उनको बहुत सारा पैसा बच भी जाता है, ठीक है। तो ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब तो पॉवर्टी जरूर होगी। देयरफॉर चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, इसके लिए फिस्कल पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया जाता है टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, दस रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके लिए लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं अंडर द स्किल इंडिया, ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देते हैं, इधर रेलवे भर्ती हो जाओ, हर तरह का एक रिक्रूटमेंट निकलता रहता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन के हिसाब से हर जगह पे पोस्ट निकलता रहता है, आंगनवाड़ी में वगैरह वगैरह। आप जो भी सरकारी नौकरी पे देखोगे गवर्नमेंट के हर एक स्कीम्स के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वन पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया को कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है थ्रू द बिल्डिंग अप टू हॉस्पिटल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए एक्सेट्रा। दस द गवर्नमेंट प्राइमरली एम्स एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू। और ये कैसे होगा पॉसिबल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पॉसिबल कब होगा, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तब, और रेवेन्यू बाय थ्रू ऑफ टैक्सेस।
कलेक्शन ऑफ दी अमेंडमेंट टैक्सेस, टैक्स के थ्रू ही जितना भी रेवेन्यू आएगा उसी हिसाब से ही रोड, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर द फिस्कल पॉलिसी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? There are the objectives: economic development and growth, employment generations, price stability, efficient allocation of financial resources, exchange rate stability, equitable distribution of wealth and income, reduce the poverty, infrastructure development. आप लोगों को मैं 30 seconds दे रहा हूँ. You can write out the points and tell me the point first. So आप लोगों को समझा यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज दोनों भी सेम होता है, ठीक है? पॉइंट याद करो फास्ट. So who want to tell the points? Anyone? Yes, rule number 11. You can try. economic growth and development, employment generation, high stability, uh, reduce poverty, exchange rate stability, and इतनी याद आ रहे थे. देखो चैट बॉक्स पे लिखा हुआ है, चैट बॉक्स पे देख के बोलो. चलो economic growth and development, employment generation, price stability, exchange rate stability, reduce poverty, infrastructure development, efficient allocation of financial resources. ओके, वेरी गुड. कभी भी कंप्लीट किया करो. ओके, वेरी गुड. यस 58 यू कैन. economic growth and development, economic generation, price stability, efficient allocation of financial resources, equitable distribution of wealth and income, reduce poverty, exchange rate stability, infrastructure development. वेरी गुड, वेरी गुड. यस 38 7138. यस 7138 नम्रता. सर मैंने बोला ओके ओके इको- ओके, ठीक है. 7058. A division 7058. Economic growth and development, employment generation, price stability, efficient allocation of financial resources, exchange rate stability, distribution of wealth and income, reduce poverty, infrastructure development. Very good, very good 58. Very good 35. Those who are mentioned in chat box. 28 10 22 7. Very good. So all of you understand about the fiscal policy and monetary policy. Yes, समझा आप लोग को? Yes, very good all of you.
Okay. Now next, tools of monetary policy. Types of monetary policy. अभी हम लोग types देखेंगे. The types of monetary policy. There are three types: expansionary, contractionary, and unconventional. तीन तरह के monetary policy है. तीन types: expansionary, contractionary, and unconventional. So first, expansionary. Roll number 7126. Can you read the point? B division 7126. First point. Seven one two six. या फिर 7135. Yes, sir. Read the first point. The monetary policy which adopted to increase the supply of money in the market to control recession in the termed as the expansionary monetary policy. The corrective measures used under the policy including lowering of the various interest rates, decreasing the reserve requirement of the bank and purchasing or buying back of the government bonds and security infused in the amount. ओके गुड. अब देखो फर्स्ट पॉइंट जो है एक्सप्लानेटरी एक्सपांशनरी. ये एक्सपांशनरी मॉडल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इस मॉडल में विच अडॉप्ट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. हमको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, मनी सप्लाई करता है इन द मार्केट में. अब तो तुम लोग को पता हो गया, ठीक है. एंड टू कंट्रोल द रिसेशन एंड टर्म एज एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो मार्केट में मनी सप्लाई करे और रिसेशन को कंट्रोल करे. अब इसके लिए क्या है, वो क्या करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दे आर टेकन. तो टू करेक्टिव मेजर्स यूज्ड अंडर दिस पॉलिसी इंक्लूड द लोअरिंग ऑफ वेरियस इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं. आपने सुना रहेगा गवर्नमेंट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है. आरबीआई ने ये किसान के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, ये लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, 2 दिन के लिए माफ कर दिया, ऐसा कुछ सुना रहेगा आप लोगों ने, ठीक है. लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था इस लॉकडाउन में हम इंटरेस्ट कैसा भरेंगे, तो इसके लिए इंटरेस्ट माफ कर दिया, ऐसा बीच में न्यूज भी आया था. तो इंटरेस्ट रेट कम कर देना. डिक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक के जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दो, ठीक है. परचेजिंग और बाइंग बैक ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट थे गवर्नमेंट उनको वापस लेने के लिए, तो उसको मत लो अभी, बाद में वापस से, ठीक है, बाद में जब हो जाएगा वापस से पीरियड अच्छा हो जाएगा तब. एंड सिक्योरिटी टू रिफ्यूज द मनी इन द इकोनॉमिक. किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी है जो इकोनॉमिक पे रखना है उसको रिफ्यूज कर देना. ये सब चारों चीजें करके ही मार्केट में पैसा सप्लाई करना और रिसेशन को कंट्रोल करना ही काम आता है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अंडरस्टैंड? इसी को बोलते हैं एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. समझा आप लोग को? ठीक है, आई कैन रिपीट. देखो मॉनेटरी पॉलिसी तो आप लोग को पता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, मनी सप्लाई करना मार्केट में और रिसेशन को कंट्रोल करना. यहाँ तक तो पता है. कैसे, हाउ, किस तरह से, कौन से करेक्टिव मेजर्स लेके? तो 4 करेक्टिव मेजर्स है. पहली चीज है इंटरेस्ट रेट को कम कर दो. बैंक की रिजर्व्स रिक्वायरमेंट को अभी नहीं, मतलब बैंक का जो रिक्वायरमेंट्स है, बैंक बोलते हैं मुझे इतना लोन चाहिए, इतना फाइनेंस चाहिए, फंड रेस, मतलब बैंक को पैसा चाहिए रहता है, तो बैंक की रिक्वायरमेंट्स कम कर दो, ठीक है. गवर्नमेंट जो बायबैक करने वाली रहती है उसको उसको रोक दो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए रोक दो. और चौथा चीज है जो सिक्योरिटी जमा करना है, जो सिक्योरिटी जमा करनी है इसके लिए, पब्लिक के लिए, सॉरी इकोनॉमिक के लिए, जो सिक्योरिटी जमा करके रखना है, जो पैसा जमा करके रखना है सिक्योरिटीज के लिए, उसको अभी के लिए रिफ्यूज कर दो. अगर रिसेशन पीरियड चल रहा है, इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है, तो अभी के लिए रिफ्यूज कर दो. ये 4 चीजें, इंटरेस्ट रेट कम कर देना, रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक को कम कर देना, मतलब थोड़े दिन के लिए रोक देना है, फिर परचेजिंग बैक ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए उसको होल्ड कर देना, और होल्ड कर देना किसको, सिक्योरिटी टू इन्फ्यूज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक. ये 4 चीजें रोक दो और कंट्रोलेबल ऑफ आपका जो इन्फ्लेशन और रिसेशन पीरियड है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा. यही है एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी.
जिससे आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, समझा आप लोग को? ओके, तो ये था फर्स्ट पॉलिसी, एक्सपांशनरी पॉलिसी। सेकेंड है कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी। कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी क्या होता है? कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी इज अपोजिट ऑफ एक्सपांशनरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी पॉलिसी का जस्ट अपोजिट होता है ये कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी। द कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी डील विद द सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन में डील करती है बाय विथड्रॉइंग द सरप्लस मनी फॉर द इकोनॉमिक। हाँ, अब ये क्या करते, गवर्नमेंट क्या करते हैं, अगर सपोज इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट होल्ड नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगी, या बैंक की रिक्वायरमेंट को रोकेगी नहीं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बोलेगी कि नहीं आप यहाँ बाय बैक मत करो, या सिक्योरिटी में पैसा लगाने से, ऐसा नहीं करेगी। वो क्या करेगी, सरप्लस मनी, गवर्नमेंट के पास जितना भी सरप्लस पैसा रहेगा, मतलब जो पिगी बैंक में जितना भी पैसा रहेगा, जो उसने कमाया रहेगा, जो कलेक्ट किया रहेगा रेवेन्यू से, वो सरप्लस मनी को वो यूज करेगी इस सिचुएशन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अंडरस्टैंड? ये 2 पॉइंट समझा आप लोग को? एक्सपांशनरी क्या होता है, कंस्ट्रक्शनरी क्या होता है? एक्सपांशनरी में गवर्नमेंट कुछ चीजों को रोक देती है, लेकिन कंस्ट्रक्शनरी में गवर्नमेंट रोकती नहीं है, वो उसका अपोजिट, वो सरप्लस फंड यूज करती है इन चीजों के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट। इसी पर्पज में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, बैंक की जितने भी रिक्वायरमेंट उसको पूरा करता है। सेल आउट द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल आउट करने के लिए बोल देता है, आप लोग बेच दो। एंड सिक्योरिटी टू द पब्लिक, पब्लिक को दे दो। तो जो वहां पे होल्ड करने के लिए बोल रहे थे, यहाँ पे वो होल्ड नहीं करती, यहाँ पे फ्लो करते हैं, मतलब आप जारी रखो। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्सपांशनरी पॉलिसी। तो ये 2 पॉलिसी हो गया। थर्ड पॉलिसी है अनकन्वेंशनल पॉलिसी। तो अनकन्वेंशनल पॉलिसी क्या है? तो एनीवन कैन रीड 7013 A division, can you read this point? 7013 A division. Unconventional monetary policy. The alternative monetary policy comes into action when the both expansionary and contractionary policy fail to control the situation of the extreme financial crisis in the country. One of the ways adopted is quantitative easing, is where the central bank buys government security to increase the flow of money in the economy. On the other hand, the central bank supplies the financial institution with ample capital to give out as a loan for increasing liquidity in the market. Yes. अब ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखो, रिसेशन ऑन इन्फ्लेशन, वेट अ मिनट, रिसेशन ऑन इन्फ्लेशन अगर एक्सपांशनरी और ये कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपांशनरी और कंस्ट्रक्शनरी के हिसाब से अगर जो सिचुएशन है कंट्रोल नहीं होती है, अब एक्सपांशनरी पॉलिसी लागू करके देखा, नहीं कंट्रोल हुआ, कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी लागू करके देखा, नहीं कंट्रोल हुआ, तब अनकन्वेंशनल पॉलिसी आ जाता है। अनकन्वेंशनल पॉलिसी कब आता है? जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। द अल्टरनेट मॉनेटरी पॉलिसी, ये अल्टरनेट ऑप्शन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कम इनटू द एक्शन विद द बोथ expansionary and constructionary policy fails to control the situation of extreme financial crisis in a country. जब दोनों भी पॉलिसी फेल हो जाते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने में, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा होती है कंट्री में, तब जाके अनकन्वेंशनल पॉलिसी यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है? इसके 2 ऑप्शंस है। ऑन द वेज अडॉप्ट इन क्वांटिटेटिव ईजिंग्स विथ इज वेयर द सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहला चीज क्वांटिटेटिव के हिसाब से, मतलब सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करती है। क्यों? टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, द सेंट्रल बैंक, याद रखो ये क्या करती है सिचुएशन में, सेंट्रल बैंक क्या करती है, बायज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीद लेती है, जिसकी वजह से इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक, वो फ्लो होना चालू हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल बैंक सप्लाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक सप्लाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द एम्पल कैपिटल, कैपिटल प्रोवाइड करती है, मतलब आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है, गिव्स द लोन
आउट एज अ लोन, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी चालू हो। ये दो तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने के लिए। जब दोनों भी पॉलिसी अगर काम नहीं आए सिचुएशन के लिए, तब जाके अनकन्वेंशनल पॉलिसी लागू करते हैं, जिसमें पहला सेंट्रल बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल आउट मतलब बाय करने का बोलती है, मेरे को दे दो मैं खरीद लेती हूँ, और जो भी पैसा रहेगा वो सप्लाई कर दो इकोनॉमिक, मतलब आउट ऑफ फ्लो हो जाता है। दूसरा चीज है गवर्नमेंट से आरबीआई क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि लिक्विडिटी बना रहे मार्केट में, जिसको पैसे की जरूरत हो पैसा विड्रॉ कर सके इजीली। तो ये है अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरस्टैंड? समझा सबको? तीन पॉलिसी, एक्सपांशनरी, कंस्ट्रक्शनरी एंड अनकन्वेंशनरी। ओके, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपांशनरी एंड कंस्ट्रक्शनरी, दो ही होते हैं। ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है, फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, जैसे कि एक्सपांशनरी हमने ऊपर देखा, उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सपांशनरी एंड कंस्ट्रक्शनरी है। वहां पे एक्सपांशनरी का मतलब क्या था, वहां पे कुछ चीजों को होल्ड कर देना, और कंस्ट्रक्शनरी का मतलब क्या होता था, बिना होल्ड किए ही सरप्लस फंड को यूज करना। यहाँ पे क्या है फिस्कल पॉलिसी में, द गवर्नमेंट यूज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी टू इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट along with the purchasing power of consumer, either by spending more on public benefit or levying the low taxes on the debt। मतलब दो चीजें करती है, या तो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना पब्लिक बेनिफिट के लिए, और या तो फिर टैक्सेस को कम कर देना, बेनिफिट दे देना, छूट दे देना, ताकि लोगों के पास पैसा बना रहे कि भाई इस बार आपको, इस साल आपको टैक्सेस में बेनिफिट है, इस साल आपको गवर्नमेंट ज्यादा चार्ज नहीं कर रही है, आपको टैक्सेस में छूट है, या तो पब्लिक के लिए ज्यादा खर्चा करना। ये दो चीजें आती हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी में। कंस्ट्रक्शनरी पॉलिसी, on other hand, constructionary fiscal policy aims to decrease the demand of goods and services। यहाँ पे decrease the demand of goods and services, और यहाँ पे क्या था, increase the demand of goods and services था डिमांड। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखो। विड्रॉ, किस तरह से विड्रॉ द सरप्लस फंड, वहां पे भी सरप्लस फंड विड्रॉ करना, यहाँ पे भी सरप्लस फंड विड्रॉ करना। फर्क ये होता है कि कंस्ट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में अगर आप सरप्लस फंड विड्रॉ करोगे तो डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई हो जाएगा, demand of goods and services from the market, either holding back of government expenditure on public welfare or by imposing the high taxes on public। दो चीजें हैं, होल्ड करके रखना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए, या तो फिर ज्यादा ज्यादा टैक्सेस चार्ज करना पब्लिक के लिए। दिस पॉलिसी इज नॉट कॉमनली एप्लीकेबल ड्यू टू द एक्सट्रीम एडवर्स इफेक्ट। इस पॉलिसी को यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट यूज नहीं करती है, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स चार्ज कर देंगे और होल्ड कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लोग और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो टुडेज लेक्चर्स वी हैव सी द, हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या था, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नाउ वी हैव स्टॉप हियर। बाकी के नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, यू हैव टू रीड, refer this note, if any doubt then ask me the next lecture। so today's lecture में कोई डाउट है आप लोग को? you understand यहाँ तक?